हाँ तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो अपन ने चैप्टर 5 तक कर लिया था, पित्त दोष तक। पहले वात दोष किया चैप्टर 4 में, फिर 5वें में पित्त दोष किया और चैप्टर 6 कफ दोष कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो डॉट है उस पर ध्यान दीजिए। तो चैप्टर 6 कफ दोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। तो वात पित्त कफ तीनों ही दोष इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी को समझने के लिए। तो देखो कफ दोष की व्युत्पत्ति में क्या लिखा हुआ है, सीलस आलंगिन धातु प्लस मनीन प्रत्यय। अब देखो यहाँ पे जो मनीन प्रत्यय है उसमें सीलस आलंगन धातु में मनीन प्रत्यय लगने पर कब शब्द बनता है। व्युत्पत्ति क्या होती है, व्युत्पत्ति का मीनिंग व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें कौन सा धातु है कौन सा प्रत्यय, ये सब अपन को जानना होता है। तो सीलस आलिंगन धातु में मनीन प्रत्यय लगने पर कब दोष होता है। अब जो संस्कृत के ज्ञाता हैं उनको पता होगा भाई मनीन प्रत्यय में क्या बचता है, सीलिस में से क्या शेष होता है, उस तरीके से ये कौन सा विकार लगता है कौन सा लकार लग के ये कप दोष बना। ठीक है, मतलब अब इसमें कप दोष की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे सलेस में, मतलब सीलिस, यहाँ पे लिखो कि सीलिस प्लस मनीन प्रत्यय बराबर सलेस्मा। कफ नहीं बना सलेस्मा बना और सलेस्मा बराबर कफ। ठीक है, तो समझो इसको कि सिलिस प्रत्यय में मनीन प्रत्यय जुड़ने पर बराबर शब्द बनता है सलेस्मा, और सलेस्मा का दूसरा अर्थ क्या है कफ, कि कफ को सलेस्मा, सलेस्मा दोष भी बोल सकते हैं इसको सलेस्मा। अब सलेस्मा दोष अपने मतलब भाषा में नहीं प्रचलन में नहीं है, इसलिए अपन ने कफ लिखा। तो कफ दोष की व्युत्पत्ति में यहाँ देखो सिलिस आलंगन धातु प्लस मनीन प्रत्यय बराबर सलेस्मा, और सलेस्मा को अपन क्या बोलते हैं कफ। तो इस तरीके से सलेस्मा की व्युत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब देखो निरुक्ति, निरुक्ति का मीनिंग क्या होता है कि भाई इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको समझे क्या श्लेष्मा होता क्या है। तो यहाँ पे देखो शरीर में दो या दो से अधिक अवयवों को जोड़ना या संयोग करने वाला क्या है श्लेष्मा है, मतलब उसकी निरुक्ति है। तो भाई श्लेष्मा से आप ऐसा समझो कि शरीर में कोई भी चीज़ जुड़ी हुई है आपस में, दो चीज़, देखो किसी भी चीज़ को जुड़ने के लिए दो चीज़ होना जरूरी है, मिनिमम दो, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, 5 भी जुड़ सकती हैं, 10 भी जुड़ सकती हैं, 20 भी जुड़ सकती हैं, असंख्य भी जुड़ सकती है, लेकिन जोड़ने के लिए मिनिमम दो संख्या होनी चाहिए। तो शरीर में दो या दो से अधिक अवयवों को जोड़ना या संयोग करने वाला क्या कहलाता है श्लेष्मा कहलाती है, इसकी निरुक्ति हो गई। अब देखो गुण, कफ के गुण क्या है, मतलब श्लेष्मा के गुण क्या है। अभी मैं बार बार श्लेष्मा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अपन ने श्लीस आलिंगन धातु प्लस मनीन प्रत्यय बराबर श्लेष्मा बनता है, तो वो प्रचलन भाषा में नहीं है, इसलिए अपन ने कफ लिख रखा है। तो कफ के गुण, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि श्लेष्मा के गुण लिखिए, तो श्लेष्मा यानी कफ ही है, तो कभी कंफ्यूजन मत होना। तो कफ के गुण जैसे अपन ने वात में किया था पित्त में किया था, वात के गुण पित्त के गुण, इसी तरीके से कफ के गुण। तो अपन ने कौन से श्लोक याद कर रहे हैं, आचार्य वाग्भट वाले श्लोक याद कर रहे हैं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आचार्य वाग्भट का तो हमें याद हो गया और आचार्यों को भी याद करना है, तो मैंने सारणी ऐड की हुई है चरक की सुश्रुत की, वो गुण भी याद कर लो, मतलब डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। अब देखो वाग्भट अनुसार स्निग्ध शीतो गुरु मंद सलक्षणों मृत स्थिर कफ है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले चैप्टर का श्लोक है ये। तो स्निग्ध, स्निग्ध यानी आप तो समझते हो कि स्निग्ध यानी एक चिकनापन एक तरीके से, शीतो यानी कोल्ड ठंडा शीत, गुरु, गुरु यानी हैवी। अब गुरु क्या होता है जो जिसमें पृथ्वी महाभूत हो जल महाभूत हो, ऐसा ऐसा मतलब, तो मतलब गुरु यानी हैवी है, ये पचने में हैवी है, इसके मतलब वजन एक तरीके से, तो गुरु है ये हैवी है। मंद, मंद यानी अगर मतलब कोई कफज प्रकृति वाला व्यक्ति है तो डल होगा, मतलब आलसी होगा, मंद होगा, ढीला होगा। ठीक है, मंद यानी एक तरीके से रुका हुआ, एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको कि भाई ये डल है, डलनेस, मंद है। तो मतलब जो कफ के गुण क्या है, अब ये कफ के गुण को कैसे समझना है, कफ के गुण को इस तरीके से समझना है कि भाई कोई कफज प्रकृति वाला व्यक्ति उसमें ये गुण पाए जाएंगे कि स्निग्ध, उसमें लचीलापन रहेगा, शीत उसका शरीर मतलब एक तरीके से उसका जो प्रकृति नेचर है, कफ अगर कफ डोमिनेंट है तो शीत रहेगा। गुरु यानी हैवी है, मतलब देरी से पचेगा, उसमें मतलब एक तरीके से हैवी भारी रहेगा वो। मंद मतलब थोड़ा ढीला रहेगा। संलक्षण, संलक्षण क्या होता है चिकनापन, संलक्षण एक तरीके से स्मूथ मान लो इसको, एक तरीके से संलक्षण यानी स्मूथ। ठीक है, मृत सन, अब मृत सन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मृत सन से आप क्या समझते हैं। मृत सन यानी कोई मतलब कोई वस्तु ली अपन ने, चाशनी ली है ना, कभी आपने चाशनी बनाई हो, लड्डू बनाए हो, तो जब अपन चाशनी चेक करते हैं कि भाई एक तार की चाशनी बनी है कि दो तार की चाशनी बनी है, तो उसको उंगलियों पे चिपकाते हैं। तो मृत सन यानी मलने पर चिपकने वाला, जैसे अपन ने उंगली को किसी चीज़ को लगाया और अब उसको चिपचिपाट करते हैं ना, जैसे कि दो उंगलियां, जैसे कि मैं ये दो उंगलियां हैं, इसमें से कोई द्रव लिया तो ये आपस में चिपक जाता है, ऐसे स्टिकली बन जाता है। तो मृत यानी चिपकने वाला, ऐसा उसके कफ का गुण है। जैसे कि अपना कफ है, अपन बोलते हैं ना थूकते हैं जिसको, कफ है जिसके मतलब कफ जम गया भाई, इसके तो मतलब कफ मलगम जम रहा है, वो चिपकने वाला होता है, एक तरीके से दूषित कफ होता है, विकृत कफ होता है एक तरीके से। ठीक है,
तो मृत सन। स्थिर, अब देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, स्थिर मतलब उसकी जो स्थिरत्व, अब जैसे कफ है इसमें स्त्रीत्व गुण पाया जाता है, मतलब आप इसको किसी तरीके से समझ सकते हो, जैसे जो कपच प्रकृति वाला है युद्ध के मैदान पे स्थिर रहेगा, भागेगा नहीं, डरपोक नहीं रहेगा, किसी काम में लग गया तो उसको करने वाला स्थिर, ठीक है। स्थिर यानी एक तरीके से उसका स्त्रीत्व प्रदान करने वाला। कफ जो औषधि है, मतलब कफ के गुण है ना ये, तो कफ के कोई औषधि जिसमें कफ गुण ज़्यादा हैं तो वो औषधि स्त्रीत्व पैदा करेगी, जैसे किसी में मतलब गति है बहुत ज़्यादा तो उसमें कफ वाले गुण दे दो उसको, वो स्थिर वो पैदा हो जाएगा, तो स्त्रीत्व। कफ है मतलब ये कफ के गुण है, कि कफ के गुण स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सुलक्षण, मृतसन, स्थिर बताए गए हैं। तो आपको समझ में आया कि कफ के गुण क्या हैं। स्निग्ध, शीतो, गुरु, मंदो, सुलक्षण, मृतन, स्थिर कफ है। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कफ के गुण में स्निग्ध, शीतो, गुरु, मंदो, सुलक्षण, मृतसन, स्थिर कफ है, ठीक है। अब कफ दोष के स्थान देखो, वाग्भट के अनुसार क्या स्थान है कफ दोष के। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात देखो, कफ के गुण यहाँ पे तो मैं अपन आचार्य वाग्भट के देख लिए, लेकिन अदर आचार्यों को भी चेक कर लेते हैं एक बार कि भाई कफ के गुण क्या बताएं। तो यहाँ पे देखो, हाँ कफ के गुण देखो यहाँ पे, कफ है कोष्टक है, श्लेष्मा मैंने बता दिया भाई, श्लेष्मा ही तो बना, मनीन प्रत्यय मतलब एक तरीके से श्लेष्मा गुण। चरक के अनुसार देखो, सुश्रुत के अनुसार देखो, वाग्भट के अनुसार देखो, अष्टांग हृदय। तो यहाँ पे वाग्भट के अनुसार दो बुक हैं आपको पता है वाग्भट की, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय और सारंग। तो जो स्टूडेंट मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता है, डिटेल में स्टडी करना चाहता है, उसके लिए यहाँ भी है कफ के गुण में। तो चरक क्या बोलते हैं, गुरु हैवी होता है, शीत सेम बताया, मृदु, मृदु क्या होता है एक तरीके से मूल्य, मतलब एक तरीके से सॉफ्ट होता है ये, अब सॉफ्ट ही तो होता है। स्निग्ध, मधुर होता है, इसका जो रस होता है क्या होता है, मधुर होता है। स्थिर मतलब स्थिरत्व प्रदान करने वाला। पिछलता मतलब चिकनापन एक तरीके से, ठीक है। सलक्षण, मंद, डल। सांद्र मतलब गाढ़ा। स्तिमिता एवं अच्छ, ये सारे क्या है इसके चरक के अनुसार कफ के गुण है। सुश्रुत के देखो, श्वेत होता है मतलब कलर में श्वेत होता है, इसके कलर में क्या बताया, श्वेत। गुरु, स्निग्ध, पिच्छल, शीत, मधुर, मतलब मधुर किसमें बताया, प्राकृतिक अवस्था में। अब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि कफ का कौन सा रस है, मधुर मतलब प्राकृत अवस्था में तो क्या है, मधुर है, और विकृत अवस्था में क्या है, लवण। जब ये मतलब दूषित हो जाता है, विकृत हो जाता है, ठीक है, तो ये लवण बन जाता है। जब अपन जो थूकते हैं, मतलब जो मलगम जम जाता है अपने मुंह में या फिर ना अपन थूक के माध्यम से स्प्लिट करते हैं, वो क्या होता है, एक लवण, ठीक है, लवण हो जाता है, क्योंकि विकृत उसका बिगड़ा हुआ रूप है ये। वाग्भट अनुसार देखो, स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सुलक्षण, मृतसन, स्थिर, ठीक है। आपको ये मैंने बता ही दिया अभी, मृतसन यानी चिपकने वाला, अष्टांग हृदय का वही है, स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सुलक्षण, मृत, स्थिर, क्योंकि दोनों एक ही आचार्य के हैं। अब सारंग अनुसार देखो, स्निग्ध, गुरु, श्वेत, पिच्छल, शीतल, तमोगुण। अब यहाँ में एक नई चीज मिलेगी भाई, तमोगुण, कि तम गुण क्यों आया, तम गुण का मीनिंग क्या होता है, अंधकार रूपी। अंधकार रूपी मतलब अगर कोई कफज वाला व्यक्ति है या कफज औषधि वाला जिसमें कफ गुण ज्यादा है, तो वो अंधकार मतलब व्यक्ति को आलस्य बनाएगा, नींद में लेके जाएगा, मतलब अंधकार की ओर लेके जाएगा। तो ज्यादा हैवी कफ भी नुकसान करता है, मतलब तम गुण आता है कफ की वजह से, तम गुण आता है मतलब नींद आती है, आलगस आता है, आदमी को आराम, जैसे बोलता कि ये तो कफज व्यक्ति है, बहुत मोटा व्यक्ति है, हैवी है, बहुत भारी है, क्योंकि ये कफ के गुण है। हैवी यानी भारी, गुरु क्या कफ का गुण है, तमो यानी नींद आना क्यों है, कफ का गुण है। तो ये सब कफ के गुण है अलग अलग आचार्य के अनुसार। तो पता चल रहा है ना आपको कि औषधियों का डिसाइड कैसे होता है भाई, कफ जो औषधियाँ कैसी होती हैं, ये अंधकार की ओर लेके जाएंगी, ये हैवीनेस लेके आएंगी, स्थिरत्व पैदा करेंगी। किससे पता चलता है, गुणों से पता चलता है कि ये कफ के गुण है, ठीक है। जो औषधि जैसा काम कर रही है उसमें पता लग जाना चाहिए कि ये इसमें ये दोष की डोमिनेंसी है। अब करेंगे अपन अगला स्थान। कफ दोष के स्थान देखो, वाग्भट अनुसार, क्योंकि अपन वाग्भट के श्लोक याद कर रहे हैं। उरय कंठ शिरः क्लोम परियाण अमाश्यो रसय, ठीक है। मेडो ग्रहणम च जिव्या च कपस्य सु ते रुमार। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, अष्टांग हृदय सूत्र पहले का 25वां श्लोक है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कफ दोष का मुख्य स्थान उर है, कंठ, उर प्रदेश। उर प्रदेश किसको बोलते हैं, उर प्रदेश मतलब जो अपना चेस्ट रीजन है ना, छाती, उसको बोला है उरय प्रदेश। इसके अलावा कफ, कंठ प्रदेश मतलब अपने गले में, उरय मतलब उर्द यानी अपना चेस्ट रीजन हो गया, कंठ यानी गला, सिर यानी अपना पूरा सिर, उसमें फेस भी आ जाता है, अपनी जो मतलब आता है ना पूरा माइंड आ जाता है। क्लोम
सिर है। अब क्लोम में बड़ा कन्फ्यूजन है, कोई तो ना गले से मतलब पेनक्रियाज को बोल देता है इसको, ठीक है, कोई इसको गोल ब्लेडर को क्लोम बोलता है, कोई पेनक्रियाज को बोलता है, ठीक है, और कोई इसको जो मतलब क्या बोलते हैं इसको गले में जो पाया जाता है ना एपिग्लोटिस, उसको भी बोलता है। तो अलग अलग आचार्य अलग अलग बताते हैं क्लोम के बारे में। तो आपको यहाँ पे बहस नहीं करनी कि क्लोम क्या है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग वर्णन किया है क्लोम का। पर्व, अब पर्व क्या है, जॉइंट्स, ठीक है, अग्ना उरह कंठ सिर क्लोम है, प्राणायाम अमाश्य रस है, अमाश्य, ठीक है, तो अमाश्य में पाया जाता है। रस है, रस मेद घ्राण जिव्या, मेदो घ्राण च जिव्या च कपस्य मतलब शुद्ध मुद्रा। मेरे देव मैं पहले बताता हूँ, मेरी जो है ना संस्कृत का जो उच्चारण है बहुत गलत है, तो ये मेरे संस्कृत के उच्चारण को तो आप श्लोक से याद करो तो अच्छा रहेगा, मेरे श्लोक उच्चारण में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आप समझोगे इस चीज़ को, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को कि सिंपल सी बात है कि नहीं होता किसी किसी बच्चे से। जैसे मैं जब क्लास में था तो मुझे टीचर खड़ा कर देता, क्योंकि टीचर को पता था कि इसको नहीं आता। तो क्या है कि देखो, उरह कंठ सिर है क्लोम पर्यावरण अमायसो रस है, मेधो ग्रहणम से जिव्या कपस है, सूत्र आमूर, इसको ये बोलते, इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब सिंपल सी बात ये है कि भाई उर तो इसका मुख्य स्थान, और मतलब अपन ने जब अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई कफ का पित्त का वात का, वात तो नाभि से नीचे है, पित्त का हृदय और नाभि के मध्य है, और जो है ना क्या बोलते हैं कफ है, कफ का हार्ट से ऊपर। तो ऊपरी हिस्सा बताया ना पूरा, देखो चेस्ट रीजन भी हृदय के ऊपर आता है, ठीक है, अपना सिर भी हृदय के ऊपर आता है, क्लोम भी सिर के ऊपर है, पर्व जॉइंट्स तो पाया जाता है, भाई जॉइंट संधि बंधन करता है ना एक तरीके से कफ। तो आमाशय, आमाशय भी हार्ट के पास है, रस मेद घ्राण जिव्य, इन स्थानों पर क्या पाया जाता है, कफ पाया जाता है। तो ये किसका श्लोक है, अष्टांग हृदय का श्लोक है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो अलग अलग आचार्यों ने क्या बताया कफ दोष के स्थान में। आगे सारणी पे चलते हैं, देखो सबकी सारणी बताई हुई है मैंने यहाँ पे देखो चारा के अनुसार उर है मतलब वक्ष प्रदेश मतलब चेस्ट रीजन, मैंने बता दिया क्लियर। सिर यानी अपना हेड होता है, गिरवा यानी गर्दन होता है, पर्व यानी संधिया, मैंने बता दिया भाई जॉइंट से। तो आमाशय, आमाशय यानी स्टोमक होता है, मेद, मेद क्या होता है, धातु, ठीक है, एक तरीके से एडिपोज टिश्यू होते हैं ना एक तरीके से, वो सब क्या हो जाता है। चरक ने बताया कि भाई कब के स्थान है। क्वेश्चन आता है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो सारणी के बना के, आप एक भी लिख सकते हो, ऐसे आएगा भाई कब के स्थान, तो आप लिखो 1 पॉइंट उरय प्रदेश, दूसरा सिर, तीसरा गिरवा, चौथा पर्व, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको कोई कैसे भी जैसे श्लोक के माध्यम से लिखो, सारणी बना के लिखो, पॉइंट बना के लिखो, बस आंसर सही होना चाहिए। सुश्रुत क्या बोलते हैं, उरय प्रदेश सिर संधि एवं अमाश्या सेम है। भागवत अनुसार देखो उरय कंठ सिर क्लोम पर्व अमाश्या रस मेद घ्राण रसना जिव्या, मतलब ये सब रसना यानी जिव्या, रसना मतलब जिव्या का एक पर्यावाची या सिनोनिम्स मान लो कि ये सब भागवत ने बताएं। अष्टांग हृदय वदन उरय कंठ सिर क्लोम पर अमाशय रस मेद घ्राण जिव्या, ये अपन ने श्लोक कर ही लिया था। अब काश्यप क्या बोलते हैं, मेद सिर उरय गिरवा संधि हृदय, इसने बस हृदय का और एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो हृदय तो है ही, अपन ने अष्टांग हृदय के पहले श्लोक में पढ़ लिया था कि भाई पहले चैप्टर में कि भाई हार्ट से ऊपर कब का स्थान है। तो बताओ कोई अंतर आ रहा है कि चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में कोई एक चीज को घटा रहा है, कोई एक चीज बढ़ा रहा है। जैसे इसमें यहाँ पे कम कर दिया, इसने रस मेद घ्राण रसना इनको ऐड कर दिया, तो गलत कोई भी नहीं है। बहुत से आचार्य बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं मैं तो सुश्रुत का याद करूंगा, मैं तो चरक का याद करूंगा, मैं तो अष्टांग हृदय का याद करूंगा। भैया किसी का भी याद कर लो, बात एक ही है। चाहे आप किसी 250 रुपीज़ बोलो या 250 रुपये बोलो, बात एक ही है, ठीक है। थोड़ी स्पेसिफिक वर्णन आ जाता है कि हाँ ये इंग्लिश में बोल रहा है, ये हिंदी में बोल रहा है, ये अपनी देसी भाषा में बोल रहा है, तो ये कफ के स्थान हो गए। आई होप आप समझोगे। अब चलते हैं आगे। अब है कप दोष के कर्म। अब कप दोष के कर्म में क्या होता था कि फंक्शन ऑफ कप दोष क्या आ जाता है कि मतलब फंक्शन करेंगे अपन, मतलब जनरल फंक्शन ऑफ कप दोष के कर्म श्लेष्म स्त्रीत्व स्निग्धम संधि मंदन क्षमा दी अपी। अष्टांग सूत्र स्थान का श्लोक है, 11वें चैप्टर का तीसरा श्लोक है ये, ठीक है, कि श्लेष्म स्त्रीत्व, और ये भी है ना 11वां चैप्टर का 25वां श्लोक है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। श्लेष्मा स्त्रीत्व स्निग्ध, ये श्लोक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी उल्टा पुल्टा हो भी जाता है, श्लोक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद होना चाहिए कौन से आचार्य का, अष्टांग हृदय का है, चरक का है, सुश्रुत का है, बस इतना काफ़ी है। देखो कभी कभी गलती होती है, ह्यूमन एरर होता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपको ये मतलब बस ये पता होना चाहिए कि अष्टांग हृदय का श्लोक है कि ये चरक का है कि सुश्रुत का, किसने बताया। आप लिख रहे हो कॉपी में तो आपको यही पता नहीं है, बहुत से बच्चे नहीं भी लिख के आए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये या पता होना चाहिए इतना कि कौन से आचार्य का ये श्लोक है, कौन से आचार्य का आप याद कर रहे हो। तो मोस्टली जितने भी श्लोक लिखे हुए हैं अपनी कॉपी में, वो सारे नोट्स में वो क्या है, एक तरीके से अष्टांग हृदय के श्लोक हैं।
और जो अलग हैं वो अपन ने लिखा हुआ है साइडों की, अष्टांग का, चरक का, सूत्र का। तो कब तो उसके कर्म देखो वाग्भट अनुसार, श्लेष्मा स्त्रीत्व स्निग्धम संधि बंधन क्षमादि अपि। पहले श्लोक को डिकोड करते हैं, फिर इसका हिंदी बताऊंगा। श्लेष्मा यानी कब कब क्या करता है, स्त्रीत्व मतलब स्थिरता प्रदान करता है, स्निग्ध मतलब स्निग्ध रखता है बॉडी को, मतलब मुलायम बनाए रखता है, स्निग्ध अब स्निग्ध चीज है तो स्निग्ध मतलब एक चिकनापन बनाए रखता है। संधि बंधन मतलब जॉइंटों में जॉइंट बनाए, संधि बंधन जॉइंटों को जोड़े रखता है। क्षमादि अपि, क्षमा यानी सहिष्णुता, मतलब जो कफज वाले व्यक्ति होते हैं ना, ठीक है जा माफ के, कोई कितने उसको छेड़ता रहे परेशान करता रहे वो इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है माफ करने की उसमें कैपेसिटी होती है, क्षमा करने की उसमें दयालु भावना, एक तरह सहिष्णुता होती है उसमें एक तरीके। तो क्षमा दी अपी मतलब आदि कार्य करता है। ये किसने बताया, अष्टांग। अब इसका जो हिंदी लिखी क्या है कि भाई अंगों की दृढ़ता, स्निग्धता, भली प्रकार से संधि बंधन करता, व्रस्ता, क्षमा, सहिष्णुता आदि कार्यों में श्लेष्मा शरीर को बनाए रखता है। ठीक है, एक तरीके से अब देखो स्त्रीत्व यानी मजबूत भी बनाएगा, मतलब अंगों की दृढ़ता पैदा करता है, स्निग्ध बंधन भी कर रहा है, संधि बंधन भली प्रकार से संधि बंधन करने वाला, जॉइंटों को मजबूत बनाए रखने वाला। तो जॉइंट किसकी वजह से, जॉइंटों में जो भी तकलीफ होती है ना, कब दोष की विकृति की वजह से होती है। जैसे कि मतलब अब जॉइंट है, अपना नी जॉइंट है, अब नी जॉइंट में पेन हो रहा है, अपन बोलते हैं ना कि इसका तो साइनोवियल फ्लूइड कम पड़ गया। क्या है साइनोवियल फ्लूइड, क्या है, काफी तो है, क्योंकि वो श्लेष्मा है, घर्षण से बचा रहा है। अपन कोई भी चीज को घर्षण से बचाने के लिए क्या करते हैं, चिकनापन डालते हैं, ग्रेस लगाते हैं, जैसे मशीनों में ग्रेस लगाते हैं ना, तो जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें क्या है, चिकनापन, वो क्या है, कफी तो है। तो संधि बंधन करना कफ का काम है। व्रस्ता मतलब एक तरीके से आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना, क्षमा मतलब क्षमा दी अपी, सहिष्णुता मतलब ठीक है गलती कर दी माफ कर दिया, वो सहन कर रहा है व्यक्ति, आदि कार्यों में श्लेष्मा शरीर को बनाए रखता है। ये क्या है, कप दोष के कर्म है। अब सारणी में देखेंगे, सारणी में क्या बताया, सारणी से आप अच्छे समझोगे। तो कप यानी श्लेष्मा, प्राकृत कर्म देखो, श्लेष्मा के प्राकृत कर्म स्निग्धता, संधि बंधनों में दृढ़ता, स्थिरता, गुरुता, व्रस्ता, बल, क्षमा, धृति, अलोभ, ये शरक के अनुसार है। अपन ने क्या किए थे, बाघ मटके किए थे, चरक के देखो स्निग्धता लेके आता है, बॉडी में स्निग्धता लेके आता है, संधि बंधनों में दृढ़ता मतलब जॉइंटों को मजबूत बनाता है, स्थिरता स्थिरता प्रदान करता है, गुरुता हैवीनेस बनाता है, बॉडी को भारी बनाता है, व्रस्ता ठीक है आपकी जो रिप्रोडक्टिव क्षमता एक तरीके उसको भी जो मतलब ओवम या मतलब स्पर्म है उसको कैपेसिटी को बढ़ाता है बनाने की। क्षमा बलशाली बनाता है, व्यक्ति को बलशाली बनाता है। क्षमा क्षमा देने वाला भी होता है एक तरीके से। धृति बुद्धि को विकसित करता है। अलोभ लोभ से दूर रखता है। दृढ़ मतलब दृढ़ता मजबूती प्रदान करता है। शिथिलता बॉडी को लचीला भी बनाता है। उपचय कृष्णता उत्साह आलस्य व्रस्ता क्लिप्ता ज्ञान अज्ञान वृद्धि मोह आदि द्वंद्व को करना। कहने का मतलब है कि आलस्य व्रस्ता कलिप्ता ज्ञान अज्ञान बुद्धि मोह, ये से द्वंद्व कि भाई इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीजें नॉलेज बनाता है एक तरीके से। तो द्वंद्व यानी कि अच्छा और बुरा दोनों चीजों का ज्ञान करवाता है। कौन, कफ, कि भाई आलस की तौर तो लेके ही जाएगा। ठीक है, व्रस्ता क्लिप्ता मतलब व्रस्ता यानी आपकी रिप्रोडक्टिव क्षमता अच्छी, और क्लिप्ता यानी रिप्रोडक्टिव क्षमता बिल्कुल डाउन। ठीक है, ज्ञान अज्ञान मतलब ज्ञान यानी एकदम अच्छा विकसित सात्विक, और अज्ञान यानी एक तरह से अंधकार की ओर लगे जाना। बुद्धि मोह आपको बुद्धि बढ़ाने वाला और मतलब किसी चीज से आसक्त करने वाला, मोह यानी किसी चीज से आसक्त आदि द्वंद्वों को करना। ये सारे काम कौन करता है, कब, कौन बोल रहा है, ये आचार्य चरक बोल रहे हैं। सुश्रुत क्या बोलते हैं, संधि संश्लेषण स्नेहन रोपण पूर्ण बल एवं स्थिरता रखना, अंगों में स्निग्धता संधियों में स्थिरता बल उत्साह आदि। कहने का मीनिंग ये है कि ये सारे संधि बंधन स्नेहन रोपण पूर्ण, अब रोपण पूर्ण क्या है, घावों को ठीक है किसी भी चीज को जोड़ना और मतलब घावों को भरना, ये क्या है रोपण पूर्ण। बल एवं स्थिरता कहने का मतलब जो कफज वाला व्यक्ति है ना उसमें ताकत ज़्यादा रहेगी, बल रहेगा, स्थिर रहेगा, युद्ध के मैदान में डटा रहेगा, रोगों से लड़ने वाला रहेगा। ठीक है, उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, क्योंकि प्राकृतिक श्लेष्मा को ही अपन ने क्या बोला गया है, ओज बोला गया है, उसकी इम्यूनिटी बोला गया है। जो प्राकृतिक श्लेष्मा है मतलब प्राकृतिक कफ है उसी को अपन ने इम्यूनिटी बोला है। तो बागवट के अनुसार है स्त्रिय स्नेह संधि बंधन व्रस्ता क्षमा धी धृति अलोल्य आदि। ठीक है, ये अष्टांग हृदय के अनुसार है, स्थिरता स्निग्धता संधि बंधन क्षमा स्नेह काठिन्य कंडू सीता गुरुता बंध उपलेप स्तिमित सोप अपाक अति। तो मतलब एक तरीके से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया हुआ है। कहने का मीनिंग ये है कि आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी समझ में नहीं आया तो अब देखो कि भाई प्राकृतिक कम कर्म क्या है, गौरव मतलब हैवीनेस लेके आता है, स्नित्व अनक्यूट मतलब इसने बॉडी को स्नेह प्रदान करता है, स्थिरता इमोबिलिटी मतलब स्थिरता प्रदान करता है, साथ में इंग्लिश भी लिखी हुई है। संलक्षण संलक्षण यानी स्मूथनेस मतलब चिकनापन, मंदत्व मतलब स्लोली सजेशन मतलब धीरे धीरे काम करने वाला, अच्छत्व
अच्छा मतलब क्लियरिटी है, वाइबिलिटी। अब जैसे अच्छा तुम यहाँ पे मैंने बताया था ना गुण में स्थितित्व और अच्छते को, यहाँ पे देखो अच्छा ना लास्ट में, तो ये क्या लगेगा अच्छतम ना, क्लियरिटी या वाइबिलिटी, मतलब साफ रहता है एक तरीके से। बहुत्तम यानी वेजिसिटी, सवेतम वाइटनेस, सैतम कूलनेस, मार्दव यानी सॉफ्टनेस, पैच्छलित्व यानी स्टिकी, पैच्छित्व मतलब स्टिकी यानी चिकनापन, सांद्रत्व यानी विस्कोसिटी, स्थित्व यानी लेगजिले स्लेकनेस, सौम्य यानी मेलनेस और माधुर्य स्वीटनेस। ये क्या है प्रकार दोष के कर्म, मतलब ये भाव बॉडी में पैदा करेंगे। आगे देखो कप के सामान्य कर्म में उदक कर्म, वाटर मेटाबॉलिक फंक्शन, उपचय कर्म, न्यूरोटिक फंक्शन, बल कर्म, फंक्शन करने एनर्जी एंड इम्यूनिटी, प्रस्ताजनती, रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिलिटी, रोपण कर्म हीलिंग एजेंट, रोपण यानी क्या होता है हीलिंग, क्षमा यानी फॉरगिवनेस भाई माफ करने वाला। तो ये कब क्या है, कब के सामान्य कर्म कि भाई बॉडी में क्या करता है कब, उदक कर्म करता है, उपचय कर्म करता है, बल कर्म करता है, व्रस्ता जनिति होता है, रोपक कर्म होता है। अब इसकी इनिंग सामने लिखी हुई है। एलोप कृतम एब्सेंस ऑफ ग्रीडनेस एंड नॉन ग्रीडी, व्यक्ति को लालची नहीं बनाता। एक तो होता है लालची बनना, एक है लालची नहीं बनाता, ये एलोबम है, एलोब मतलब लालची नहीं बनाता। ठीक है, संधानी स्त्री में स्तनों संधि मतलब ल्यूब्रिकेंट्स ऑफ जॉइंट्स, जॉइंटों में मतलब स्नेह प्रदान करता है। शरीर गौरव स्त्रम से रेस्पिरेशन बॉडी ग्रोथ, शरीर गौरव स्त्रिच मतलब बॉडी को वृद्धि विकास की ओर लेके जाता है। बलकृत रेस्पॉन्स फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब बल को बढ़ाता है। ठीक है, पूर्णकृत फिलिंग एजेंट मतलब कोई चीज़ घाव बन गया तो उसको भरना। ठीक है, मनसोदसी फॉरब्रेंस उदीर्णा करोती टू मेक एस्ट मतलब उदीर्णा मतलब ठीक है दान करने वाला। एक तरीके से ये कप के सामान्य कर्म है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। आप इस तरीके से भी लिख के आऊँगा भाई कप के सामान्य कर्म लिखो, तो आप लिखो भाई उदक कर्म, आप इस तरीके से सारणी बना के भी लिखोगे, श्लोक बना के किस तरीके से भी लिखो, ये सब क्या है कप के कर्म है। ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे इनमें से लिखो, बात एक ही है। मैं फिर से बता रहा हूँ बात एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो आपकी इच्छा आप कैसे लिख सकते हो। मैंने अलग अलग तरीके से श्लोक के माध्यम से बताया, नोट के माध्यम से, सारणी के माध्यम से बताया, अलग अलग आचार्यों के मीनिंग से बताया कि भाई कहने का मतलब ये है कि कब क्या करता है। अब यहाँ पे देखो इसने संधि बंधन व्रस्ता क्षमा धी धृति, ठीक है, अलोल्य आदि, तो ये यही तो बता रहा है कि भाई बल कर्म उदर उपचय कर्म वल कर्म वृष्टि जयंती रोप कर्म क्षमा एलोप कर्म, ये सारे काम कब के सामान्य कर्म है। अब करेंगे अपन कब के भेद, कब के भेदों के स्थानीय विशिष्ट कर्मों का वर्णन, ये अगले क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।